नमस्कार दोस्तों, आज मैं जीएस का पहला पार्ट बना रहा हूँ। जीएस के बारे में डिटेल अध्ययन करने से पहले जीएस की एक रणनीति हम लोग बनाएंगे कि जीएस का अध्ययन हमें किस तरीके से करना है, क्योंकि जीएस कोई एक विषय नहीं है बल्कि कई विषयों का समूह होता है। इसलिए जीएस में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ा विस्तृत सिलेबस वाला सब्जेक्ट है, एक समूह है विषयों का। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीएस के विषयों में किन किन विषयों का अध्ययन करना है तथा उन विषयों में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर इसमें कोई गलती होती है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस गलती को अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखें, सामान्य अध्ययन का हमने हेडिंग लगा रखा है। इस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या आपको चीज़ें पढ़नी हैं इसके बारे में हम आपको डिटेल स्टडी बता रहे हैं। पहला विषय है आपका इतिहास। इतिहास एक बहुत ही बड़ा और लंबा बृहद सिलेबस वाला सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। इतिहास को आप जानते हैं कि मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग को प्राचीन काल कहा जाता है, दूसरे भाग को मध्यकाल कहा जाता है और तीसरे भाग को आधुनिक काल कहा जाता है। अब ये तीनों पार्ट जो हैं हमें इतिहास के अंतर्गत पढ़ने होते हैं, लेकिन इन तीनों पार्टों से कितने सवाल आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, उसके माध्यम से आपको इतिहास की स्टडी करनी है। अगर आप इतिहास की पूरी स्टडी करने लगेंगे तो बाकी सारे जीएस के जो पार्ट हैं, जो विषय हैं, वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको ये इस वक्त बताना चाहता हूँ कि इतिहास के इन तीनों खंडों में से सबसे ज़्यादा ध्यान आपको किस काल खंड पर देना है। तो सबसे पहले प्राचीन की बात करें तो इससे इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 25% होती है। मध्यकाल के सवालों की बात करें तो इससे करीबन 15% सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक उसी तरह अगर आधुनिक काल की बात करें तो इससे करीबन 60% प्रश्न आपके जीएस में आते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा ध्यान हमें आधुनिक काल पर देना होगा। आधुनिक काल 1857 से लेकर 1947 तक आपको विस्तृत अध्ययन करना है। हालांकि आधुनिक काल यहाँ से शुरू नहीं होता, 1857 से शुरू नहीं होता, बल्कि आधुनिक काल आपका 1757 से स्टार्ट होकर के 1947 तक जाता है। 1757 इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्लासी के युद्ध के साथ आपका आधुनिक भारत का आगमन माना जाता है। वो इसलिए कि यहाँ से पूरी शासन व्यवस्था बदल रही होती है। प्राचीन काल में जहाँ हम देखते हैं कि हिंदू राजवंश राज करते हैं, तो मध्यकाल में मुस्लिम राजवंश राज कर रहे हैं। तो आधुनिक काल में हमारा शासन ब्रिटिश के द्वारा चलाया जाता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप इस पार्ट पे सर्वाधिक ध्यान दें, आधुनिक काल पे, उसके बाद प्राचीन काल पे और फिर मध्यकाल पे। तो कहने का मतलब पढ़ना तो आपको तीनों है, लेकिन अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा हिस्सा यानी 85% हिस्ट्री तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले इन 2 मुख्य हिस्सों पर आपको फोकस करना है। ये समझना है कि आप अपने बैक पेपर्स को उठाकर देखिए, जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हो या एग्जाम्स दिए हो, उनके पेपरों को स्टडी करेंगे तो साफ आपको पता चल जाएगा कि आधुनिक भारत से सवाल सर्वाधिक पूछे जाते हैं, और उसके बाद प्राचीन काल से, फिर मध्यकाल से। इसके अलावा अब मैं आपको दूसरे विषय के बारे में बताऊं, यानी भूगोल के विषय के बारे में। इसी तरीके से मैं आपको प्रत्येक विषय के बारे में कुछ हाइलाइट्स दूंगा जिसको आपको पढ़ना है। भूगोल एक बहुत ही बृहद है सब्जेक्ट है, जैसे कि इतिहास एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, ठीक उसी तरह भूगोल विषय को आप परंपरागत रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला परंपरागत भूगोल और दूसरा समसामयिक भूगोल। समसामयिक भूगोल में वर्तमान में आने वाले ज्वालामुखी, प्राकृतिक आपदाएं
उत्पादन, इसको डिटेल में आपको लिखवाएंगे आपको, अभी आप समझ लीजिए। परंपरागत समसामयिक में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन में आप समझ लीजिए कि जो आपका खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है या फिर खनिजों का उत्पादन हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको, लेटेस्ट जानकारी जो हर साल आर्थिकी नामक मैगजीन में छपती है, आर्थिकी हर एक साल की आर्थिकी आती है, उसमें आपको उत्पादन के सारे डाटा आंकड़ा एक साथ मिल जाएगा। ये करीबन अप्रैल माह में प्रकाशित होती है। इस साल तो शायद नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि इस साल सारी चीज़ें लॉकडाउन के वजह से बंद हैं, लेकिन पिछले वर्ष का अगर आपके पास आर्थिकी है या कहीं उत्पादन के आंकड़े हैं तो वो काम कर जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं का मतलब आप समझ ही रहे हो, क्योंकि वर्तमान में हम लोग भी एक प्राकृतिक आपदा ही इसे कह लीजिए, जो महामारी चल रही है कोरोना की, उसी तरीके से प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, ज्वालामुखी घटनाएं, आपका चक्रवात, तूफान जैसे बंगाल की खाड़ी में आते हैं या फिर प्रशांत महासागर वगैरह में आते हैं, उनसे संबंधित चीज़ें आपको अध्ययन करनी है। परंपरागत भूगोल में आपको पर्वत, पठार, ज़्यादातर सवाल आते हैं पर्वत, पठार, झील, झरना, नदी, सागर, महासागर, इनसे संबंधित सवाल, दर्रे, इनसे संबंधित सवालों का अध्ययन आपको परंपरागत भूगोल के अंतर्गत करना रहता है। और दूसरा बताया मैंने आपको समसामयिक भूगोल, उसके अंदर प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित या उत्पादन से संबंधित चीज़ें जो आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी रखनी पड़ती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। भूगोल के बाद आप अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर सकते हैं, जो आपके जीएस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्थव्यवस्था में इसको भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक परंपरागत और दूसरा समसामयिक। अगर आप देखें अर्थव्यवस्था में तो समसामयिक का परसेंटेज 70% सवाल समसामयिक होते हैं और 30% ही परंपरागत सवाल आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में हमको समसामयिकी पर ज़्यादा ध्यान देना है, परंपरागत में थोड़ा सा कम ध्यान देना है, लेकिन समसामयिकी पे ज़्यादा ध्यान देना है। समसामयिकी में क्या है, इसमें स्पेशली आपका बजट, और उत्पादन के आंकड़े। आप सोच रहे होंगे भूगोल में भी मैंने उत्पादन बताया है और अर्थव्यवस्था में भी उत्पादन बता रहा हूं, तो ये ऐसा है कि ये ज्वाइंट सब्जेक्ट है, ये दोनों विषयों में पूछा जाता है, भूगोल में भी पूछा जाता है और अर्थव्यवस्था में भी पूछा जाता है। तो इसलिए उत्पादन के आंकड़े अगर आप एक बार बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो आपके दोनों जगह आपको काम आएगा। परंपरागत चीज़ों में थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे जगह कम है। परंपरागत जगहों में, परंपरागत अर्थव्यवस्था में आपकी परियोजनाएं, योजना, महत्वपूर्ण आर्थिक घोषणाएं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। लेकिन जैसा कि आपको दिख रहा है कि परंपरागत से सिर्फ 30% सवाल आते हैं, जबकि इसके समसामयिक भाग से 70% सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है इसके समसामयिकी वाले हिस्से पर, जो कि इस अकेले 70% कवर करता है। और स्पेशली इसमें बजट को स्पेशल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उत्पादन आप भूगोल में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, इसलिए स्पेशली हम यहाँ बजट पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि वर्तमान में बजट में हमारी क्या क्या योजनाएं, परियोजनाएं चालू की गई हैं, कौन कौन सी स्कीमें लागू की गई हैं, कितनी छूटें हैं, कर स्लैब्स क्या हैं, रेल यातायात में कितना छूट है, सारी चीज़ें जो आपको बजट में मिलती हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा आपको। तो इस तरीके से आप 3 विषयों के बारे में समझ रहे हैं। इन 3 विषयों में कौन कौन सी हिस्से महत्वपूर्ण हैं, इसको बांट करके आप पढ़ेंगे तो आप जल्दी से जीएस का पोर्शन तैयार कर पाएंगे। वरना जीएस कोई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जीएस कोई विषय नहीं है, बल्कि जीएस विषयों का एक समूह होता है। कोई ये सिंगल विषय नहीं है। जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ये कोई सिंगल विषय नहीं है। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सिंगल विषय नहीं, विषय हैं।
लेकिन जीएस इन सारे विषयों का संकलन होता है। इसलिए जीएस पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, और अगर आप रणनीति के तहत जीएस पे मेहनत नहीं करेंगे तो जीएस आपका कभी तैयार नहीं होगा। और जीएस को तैयार करने के लिए खास बात यह है कि जीएस में एक फंडामेंटल जीएस होता है। मान लीजिए कि जीएस का 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं आपके जीएस के, तो उसमें से करीबन 75% प्रश्न परंपरागत होते हैं, यानी कि बिल्कुल निश्चित बातें जो हमेशा से लिख दी गई हैं उन्हीं को बार बार रिपीट किया जाता है। और 25% क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट के होते हैं। करंट एक ऐसा विषय है जो हमेशा, हर समय, हर टाइम बदलता रहता है, इसलिए इसकी तैयारी करनी जरूरी है। लेकिन चाहे आप जितना भी इसकी तैयारी कर लो, इसमें से 15 या 20 से ज़्यादा कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये परंपरागत जो जीएस है, अगर आप तैयारी करते हो तो 75% में से 70% आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें 15 पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है करंट में, क्योंकि करंट का कोई वो नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप एक मैगजीन पढ़ते हो, 2 मैगजीन पढ़ते हो और पता चलता है कि वो तीसरे चौथे मैगजीन से आ गया। लेकिन ये जो हिस्सा है, परंपरागत हिस्सा जीएस का, ये बिल्कुल स्थिर है। एक बार इसको तैयार कर लीजिए, हमेशा के लिए आपका तैयार हो गया। ये बदलता रहता है। तो इस 25% को तैयार करने से पहले 75% को कंठस्थ करें, बढ़िया से तैयार करें। इस 75% को, अगर इस 75% ठीक से तैयार हो गया तो आपका ये भी तैयार हो जाएगा और जीएस में आपको कोई असुविधा नहीं होगी और आराम से आप जीएस के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीएस के अन्य पेपर हैं, जैसे कि हमारा संविधान, संविधान में अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ना है आपको। अनुच्छेदों में स्पेशली 1 से लेकर के और 65 तक पूरी तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो समझ लीजिए कि आपने संविधान को कुछ भी नहीं पढ़ा है। इतने अनुच्छेदों को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इसके अलावा जो 395 हैं उनमें से छांट करके, जो बहुत पूर्ण है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, या जिनका लोक महत्व के जीवन में काफ़ी महत्व है, बार बार उनका उपयोग जो है राजनीतिक संस्थाओं द्वारा या फिर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा जो चीज़ें की जाती हैं, उनको इसमें से 395 में से छांट के आपको निकालने हैं। वो जब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा तो इनमें से क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं आपको छांट के बता दिए जाएंगे। लेकिन इतना 1 से लेकर 65 अनुच्छेद आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। जैसे हम लोग के टीचर लोग जो हैं शुरू में पहाड़ा याद कराते थे, आपको टेबल याद कराते थे टीचर लोग, तो 2 से लेकर के और 20 तक आपको एकदम याद करा देते थे। आप लोगों को याद होगा, बचपन में आप लोगों ने याद किया होगा इस चीज़ को, कि 2 से लेकर के 20 तक आपको बिल्कुल याद करा दिया जाता था और आगे के बारे में कहा जाता था कि इसके अनुपात में तुम इसका सॉल्व निकाल लो। इसके आगे जो भी आपके टेबल या फिर मल्टीप्लाई आएंगे उसको आप गुणा भाग करके निकाल लोगे। लेकिन 2 से लेकर के और 19 तक स्पेशली आपको कंठस्थ करा देते थे टीचर, याद करा देते थे आपको अच्छी तरीके से। तो इसको आप याद रखो। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 65 तक आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। दूसरी चीज जो इसमें पूछी जाती है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में अब तक जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं, जो आपकी सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना या आर्थिक संरचना को परिवर्तन करने वाले प्रभावी रूप से साबित हुए हैं, उन सारे संवैधानिक संशोधनों को हमें किनारे से रखना होगा, किनारे से याद करना होगा। एक सीरीज बनानी होगी 1 से लेकर के अब तक जितने भी हो चुके हैं 105 तक, इन सब में से छांटना होगा। जो अति महत्वपूर्ण विषय हैं, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, अति महत्वपूर्ण लोक विषय हैं, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक महत्व है, उन सबको छांट करके एक अलग कॉपी में आपको नोट्स बनवाया जाएगा। लेकिन आप अपने से भी, अगर आपके पास संविधान की कोई बुक है तो संविधान की किताब में पीछे हिस्से में आप देखेंगे तो ये सारे संविधान संशोधन किनारे से दिए गए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप छांट लीजिए। और छांटने का एक तरीका है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके महत्वपूर्ण उनकी महत्ता के बारे में समझिए। उनकी महत्ता को समझ करके आप समझ सकते हैं। अगर आप पहले से पेपर दे रहे हैं तो आपको ये अनुमान भी होगा कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, उसके हिसाब से भी आप अपने से छांट सकते हैं। इसके अलावा हम तो आपको छांट के बताएंगे ही, आप अपने से भी थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं, छांट करके देख सकते हैं। संविधान में आपको यही सब देखना है।
संविधान के अलावा विज्ञान एक ऐसा विषय है जीएस का, जिसमें कि जैसा कि आप जानते हैं जीएस मैंने आपको बताया विषयों का समूह है, उसी तरीके से विज्ञान भी, साइंस भी कई विषयों का समूह है। जैसे आपका भौतिक विज्ञान, रसायन, जंतु, वनस्पति, कंप्यूटर, इन सबसे सवाल विज्ञान के लेसन से पूछे जाते हैं। अब आप सोचोगे कि विज्ञान में ये तो 5 लेसन हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गया, भौतिक एक अलग विषय हो गया, रसायन अलग विषय, जंतु विज्ञान अलग विषय, वनस्पति विज्ञान अलग विषय, कंप्यूटर एक अलग विषय। एक विज्ञान के अंतर्गत 5-5 विषय, तो आप तैयारी कैसे करोगे? तैयारी हम ऐसे करेंगे, आप पीछे के बैक पेपर देखें कि किस पेपर से, किस विषय से सबसे ज़्यादा सवाल बनाए जा रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों का आप अध्ययन करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको विषय जो मिलेगा वो जंतु विज्ञान मिलेगा। करीबन 50% क्वेश्चन जो है आपके जंतु विज्ञान से पूछे जाते हैं। जंतु विज्ञान में भी उन्हीं सवालों को पूछा जाता है जो मानव से डायरेक्ट संबंधित हैं। मानव के रोग से, पोषण से, उसके स्वास्थ्य से जुड़े सवाल ही जंतु विज्ञान में पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको जंतु विज्ञान पे करना है। और दूसरे नंबर पे है आपका भौतिकी। भौतिकी में एनर्जी, लाइट, इस 2 सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होते हैं। इनके अलावा इसमें और एस्ट्रोनॉमी वगैरह, लेकिन दूसरे नंबर पे है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको जंतु विज्ञान, तीसरे नंबर पे आपका वनस्पति विज्ञान, चौथे नंबर पे आपका रसायन विज्ञान और 5वें नंबर पे कंप्यूटर साइंस। तो इस ग्राफ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस जगह पे करनी है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको जंतु विज्ञान पे करना है, फिर भौतिकी पे करना है, फिर वनस्पति पे करना है। वनस्पति में सवालों की संख्या कुछ इस तरीके से है कि जैसे रसायन इसमें जो पाए जाते हैं, आमतौर पर जो पूछा जाता है वनस्पति विज्ञान में कि किस फल को पकाने के लिए किस रसायन की ज़रूरत पड़ती है, या किस पौधे में कौन सा रसायन पाया जाता है, उसका रासायनिक या मेडिकल या औषधीय क्या महत्वपूर्णता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है रसायन में। कंप्यूटर में आप जानते ही हो थोड़ी बहुत इसकी लैंग्वेज की भाषा क्या क्या आती है, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, कौन सी कीपैड इस्तेमाल की जाती है, किस चीज़ को और किस चीज़ को जोड़ने पर क्या बनता है, ये चीज़ें आपके कंप्यूटर में बताई जाती हैं। और रसायन में आप जानते ही हम, रसायन में कुछ रासायनिक फार्मूले वगैरह पूछे जाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, ना ही इसका इससे 1-2 सवाल, इससे 1-2 सवाल। सबसे ज़्यादा सवाल जंतु विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन दोनों हिस्सों को अगर आप तैयार कर लेते हैं साइंस में, तो ये थोड़ा तीनों कमज़ोर भी रहेंगे तो आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर ये दोनों कमज़ोर हो गए, भौतिकी और जंतु, तो आपके लिए विज्ञान को तैयार करना नामुमकिन हो जाएगा। इस तरीके से हम फोकस करेंगे भौतिकी पर और जंतु पर। सबसे पहले जंतु पर फोकस करेंगे और फिर भौतिकी पर फोकस करेंगे। इस तरीके से विज्ञान को हम छांट करके थोड़ा सा हल्का बना लेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस तो और भी लेंदी हो जाता है। विज्ञान का 5-5 विषय को समाहित किया हुआ है ये। इसको शॉर्ट करके समझेंगे तो जल्दी से समझ पाएंगे। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में, जो कि एक मोटिवेशनल वीडियो था, बताया था कि ये सारी चीज़ें आपको तभी कायदे से समझ में आएंगी जब अपना संपूर्ण केंद्रण, संपूर्ण कंसंट्रेशन आप पढ़ते वक्त दे पाओगे। अगर आपके पढ़ते वक्त आपके दिमाग में कोई और फिल्म चल रही है, आप कुछ और सोच रहे हो दुनियादारी के विषय में, तो आपका पढ़ना ना पढ़ना दोनों बेकार है। तो सबसे पहले अपनी दिमाग से सारी चीज़ों को हटा करके और फुली डिवोट होकर के इसके ऊपर फोकस करिए, तो ही आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ भी जाएगा। वरना गांव में आप देखते होंगे, पंडित जी कथा कहते हैं, सारी औरतें आगे बैठी रहती हैं और पंडित जी कथा कहने में व्यस्त हैं। औरतें अपने जो महिलाएं बैठी होती हैं कथा सुनने के लिए, सास बैठी है तो बहू की शिकायत कर रही है, बहू बैठी है तो सास की शिकायत कर रही है। कथा कोई नहीं सुन रहा है, ना पंडित जी कह रहे हैं, ना पंडित सुन रहे हैं, ना महिलाएं सुन रही हैं, तो फायदा किसी को नहीं होता है। तो आप कथा मत सुनिए और जो चीज़ है इस पर फोकस कीजिए। कहने का मतलब है कि ध्यान से पढ़िए। विज्ञान बताया मैंने अभी आपको इतिहास बता दिया, भूगोल बताया, अर्थव्यवस्था बताई, राज व्यवस्था बताई, विज्ञान बताया। अब जो बचे हुए हैं वो कृषि में क्या क्या आपको स्टडी करनी है। कृषि अभी देखिए, फिर से मैं वही कहूँगा जो आपको भूगोल में मैंने बताया था, इकोनॉमिक्स में बताया था, उत्पादन। इसके अलावा उत्पादकता,
किस क्षेत्र में कौन सी फसल स्पेशली उगाई जाती है, किस मिट्टी के लिए पे उसकी ज़्यादा उत्पादकता है, इस संदर्भ में उर्वरक, सिंचाई के साधन, फसलों का वर्गीकरण तथा फसलों हाइब्रिड फसल हाइब्रिड, इन सब चीज़ों के बारे में कृषि में आपको अध्ययन करना है। ये मोटे मोटे हेडिंग्स हैं, आप इसको एक बार में कायदे से समझें तो इसको आसानी से अपने दिमाग में डाल सकते हैं, कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये इसको अच्छी तरीके से समझें। ये इन हेडिंगों के अंतर्गत आपको मैं जब भी पढ़ाऊंगा, कृषि पे आऊँगा तो इन सारी हेडिंगों के अंतर्गत आपको कृषि की जानकारी दूंगा। मोटे मोटे 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक होंगे जो कृषि के अंतर्गत आपको स्टडी करनी होगी। उत्पादन आपने तीसरी बार देखा, ये तीसरे विषय में आ रहा है उत्पादन। पहले भूगोल में आया था, फिर अर्थव्यवस्था में आया और फिर कृषि में भी आ रहा है। तो इन तीनों को आप एक जगह तैयार करो, हमेशा काम आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि आप जनगणना होती है, जनगणना होने वाली थी 21 में, अभी तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, पता नहीं है, कोरोना ने सबको निगल लिया है। तो जो आपने 2011 का डाटा याद किया है जनगणना का, 10 वर्षों तक आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक ही बार 2021 में नया आंकड़ा आएगा तब आपको याद करना है। यानी कि 10 वर्ष तक जनगणना के डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर 2011 में आपने याद कर लिया है तो 2021 तक आपको याद रहेगा, अलग से कुछ भी नया नहीं होगा उसमें। ठीक उसी तरीके से उत्पादन के आंकड़े को 1 साल के लिए याद किया जाता है। तो आप भूगोल में भी काम करेगा आपका ये, अर्थव्यवस्था में भी काम करेगा और कृषि में भी काम करेगा। इस तरीके से कुछ चीज़ों को जोड़ के देखेंगे तो आसानी हो जाएगी आपको समझने में। कृषि के अलावा और कोई चीज़ जो छूट रही है वो है आपकी समसामयिकी को मैंने उसी में ऐड करके बताया था आपको, लेकिन समसामयिकी को आप अलग से समझिए। समसामयिकी एक अलग ऐसा विषय है जो कम से कम 25% क्वेश्चन बनाता है। समसामयिकी यानी करंट अफेयर। इसके लिए आप विभिन्न तरह की मैगजीनों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि घटना चक्र, समसामयिकी अध्ययन भी एक करके आता है, इस समसामयिकी अध्ययन। इसके अलावा आपके आसपास बहुत सारी मैगजीनें, जहाँ भी आप रहते हो उसके आसपास आपकी बहुत सारी मैगजीनें आती हैं। क्रॉनिकल आती है, चाणक्य आती है, या ये चीज़ें अभी आपको नहीं मिल पा रही हैं, मुझे पता है। इस वक्त हम लोग ऑनलाइन हैं तो इन चीज़ों को प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इन चीज़ों को ऑनलाइन आप प्राप्त करना चाहेंगे तो उसका शुल्क देना पड़ेगा आपको। किताबें, ये मैगजीन्स जो है ऐसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आप, इनके लिए आपको बाकायदा शुल्क देना पड़ेगा इन संस्थाओं को, तब जाके ये चीज़ें आपको डाउनलोड हो पाएंगी। तो छोड़िए उसको, इस वक्त ये उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज और भी ऑनलाइन फ्री जीएस के लिए चैनल्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, समसामयिकी को। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, मार्केट में मैगजीनों की कमी नहीं रहेगी, आप मैगजीनों को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एक बात याद रखिए, समसामयिकी याद करने की चीज़ नहीं होती है। आप इसको 2 बार 4 बार जितनी बार हो सके ध्यान से पढ़ो। इसको याद करके क्या करेंगे, 6 महीने बाद ये फिर बेकार हो जाएगा। याद करने वाली चीज़ तो मैंने आपको बताया कि परंपरागत जीएस है। परंपरागत जीएस को याद करना है क्योंकि बिल्कुल बदलता नहीं, स्थिर रहता है। करंट को हमें याद नहीं करना, इसको बस 2-4 बार ध्यान से पढ़ना है। चूंकि आप अगर आप वनडे का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा धुंधला भी याद रहेगा आपको, तो वहाँ टिक मारना है आप टिक मार लेंगे। लेकिन जो लोग थोड़ा सा ऊपर उसकी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लिखना होता है, तो उनको थोड़ा सा अपना विजन बिल्कुल क्लियर करना होगा, क्योंकि उनको लिखना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। इसलिए उनको साफ साफ बढ़िया से याद करना होगा। जो लोग लिखित परीक्षाओं के माध्यम से सेलेक्ट होना चाहते हैं, जो लोग लिखित परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे अभी मुझे नहीं है पता है कि आप लोग एक्चुअली में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से हम आपको मटेरियल दे पाएँ। अभी मैं आपको थॉरली अभी मैं जीएस शुरू नहीं कर रहा हूं, बल्कि जीएस की रणनीति के बारे में चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा विषयों का समूह है
और विषयों का समूह, आप एक विषय तैयार करने जाते हो आपकी हालत खराब होने लगती है, तो इस विषयों को समूह को तैयार करना तो अभी बिना रणनीति के ये बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने के जैसा है। कोई गारंटी नहीं है आपकी तीर सही जगह पर लगेगी या नहीं लगेगी। इसलिए एक रणनीति के तहत आप जीएस पढ़ेंगे तो जीएस पे आपका स्वामित्व स्थापित होगा, आप उस पर कॉन्फिडेंस खो पाएंगे। नहीं तो जीएस एक ऐसा महासागर है जिसमें अगर आपको तैरने नहीं आता है तो डूबना पक्का तय है। तो इसलिए एक रणनीति के तहत इसको पढ़िए। समसामयिकी, करंट जो भी मैगजीन आपको मिल रही है उसके माध्यम से आप पढ़ेंगे। अगर मैगजीन अभी जैसा कि मैंने बताया कि लॉकडाउन है इसलिए मैगजीनें आपको नहीं मिल पा रही हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे ऑनलाइन फ्री चैनल्स हैं जो आपको जीएस प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ से आप जीएस की बढ़िया तैयारी कर सकते हैं।